हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल राहुल जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे महान देश और इसके गौरवशाली प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? जो पुराने जो वेद हैं और जो महाकाव्य और महापुराण है उनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले तो दोस्तों डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्राचीन भारत की जो जानकारी वो कहाँ मिलेगी हमें? महाकाव्यों में, महापुराणों में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो भारत के जो प्राचीन नाम थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भारत के जो प्राचीन नाम थे, सबसे पहले इसको महापुराणों के अंदर भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। ठीक है दोस्तों, प्राचीन महापुराण में इसको भारतवर्ष है, भारत का देश। भारत का देश यानी कि भरत की संतान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लोग रहने वाले तो भरत की संतान, इसी वजह से इनके जो भारतवर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों जो विदेशी लोग थे उन्होंने, जो यूनानी लोग थे उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। ठीक है दोस्तों, और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, इन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो हिंदुओं की थी। इसलिए जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे इसे हिंद या हिंदुस्तान कहते थे। तो दोस्तों सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें महाकाव्यों के बारे में जानना पड़ेगा। जो सबसे जो प्राचीन महाकाव्य हैं वो हैं वेद। सबसे जो प्राचीन महाकाव्य दोस्तों क्या है? वो वेद है। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदों को। हाँ, तो सबसे पहली बात है कि वेदों के रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो वेदों का जो रचयिता है ना, वो माना जाता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का रचयिता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वेदों का संकलन करता। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों के संकलन करता, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेदों की संख्या। दोस्तों वेदों की कुल संख्या जो है 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, तब मैं बताता आपको 4 कौन से वेद हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम ऋग्वेद। दूसरे नंबर हम बात करेंगे यजुर्वेद। 3 नंबर पर हम बात करेंगे सामवेद। और लास्ट हमारा अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो 4 हमारे वेद हैं जिसके बारे में हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है।
ये कहें कि प्राचीन भारत की जानकारी जो स्रोत है वो वेद है। वेदों से हमें पता चला था कि प्राचीन भारत की रहने की स्थिति, लोगों का रहन सहन कैसा था, इसके अंदर सब कुछ डिटेल में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे जो प्राचीन वेद है वो आपका है ऋग्वेद, और सबसे जो नवीनतम, जो सबसे बाद का वेद है वो आपका है अथर्ववेद। तो दोस्तों वेदों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। जो हस्तलिखित ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हस्तलिखित ऋचाओं के, जो ऋचाओं का जो क्रमबद्ध जो संग्रह है, जिनको इकट्ठा करके जिसमें बुक के अंदर लिखा है, उसको कहते हैं ऋग्वेद। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसको जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं होत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर 10 मंडल है। ये एग्जाम पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1028 सूचक है इसके अंदर, और दोस्तों 10,426 इसके अंदर ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक जो डिटेल थी, जो एग्जाम पॉइंट विषय इंपॉर्टेंट थी ये ऋग्वेद के बारे में, और मैं आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता उसमें और इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सामवेद है, सॉरी यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में इसके अंदर वैदिक मंत्रों का विवरण मिलता है, वैदिक मंत्रों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, सामवेद, तो सामवेद, शाम से समझे, शाम का अर्थ होता है संगीत। तो दोस्तों ये संगीत से संबंधित है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक खास बात है, ये गद और पद दोनों में, गद और पद दोनों के अंदर इसकी रचना की गई। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं अथर्ववेद की। तो दोस्तों जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद था, ये सबसे नया वेद है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे आखिरी में रचना की गई थी। इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ इसका ऐतिहासिक वर्णन है नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको जादू टोना, अंधविश्वास के बारे में बताएगा, और इसके अंदर एक खास बात, सभा में स्मृति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में दर्शाया गया, प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अंधविश्वास, जादू टोना और कई यात्राओं के वर्णन हमें अथर्ववेद में ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हाँ एक बात और, जैसे इसके जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते इसको होर्थ कहते हैं, इसके कहते हैं अदरव्यू, और इसके उद्राल। ठीक है दोस्तों, ये हमने वेदों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। हाँ दोस्तों, जो सभा स्मृति को प्रजापति 2 पुत्री अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो पशु बलि के समय जो मंत्रों का यूज किया जाता है वो भी आपको यजुर्वेद के अंदर ही मिलेंगे। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो हमें सीखनी चाहिए, वेद हमें किसका संदेश देते हैं? वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम
वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुराणों की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने, वेदांग कितने, और इसके बाद हम दोस्तों वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं यहीं पे जगह मैं आपको बता देता हूँ। पुराणों की संख्या यहाँ पे 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं एवं 6 आपके वेदांग है दोस्तों। और दोस्तों जो पुराणों के जो रचयिता है वह महर्षि उग्रश्रवा वह उनके पुत्र लोमहर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों के रचयिता महर्षि उग्रश्रवा, लोमहर्ष, इनमें से कोई एक आए या दोनों, तो ये आपका इनके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल होता क्या है दोस्तों? वैदिक काल होता है जिस समय में, जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे हम क्या कहेंगे? वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड था वैदिक काल का वो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है दोस्तों, और जो वैदिक सभ्यता आई ये कब आई? 1500 ईसा पूर्व में। तो बीच के जो 250 साल गायब हो गए ना। ठीक है दोस्तों, जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर परिवर्तन हो रहा था ना, उस समय के जो 250 साल है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बेल्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बेल्ट। तो दोस्तों उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए एक सभ्यता को जब दूसरे सभ्यता में जाने लगा तो उसको पूरे 250 साल लग गए थे सभ्यता का परिवर्तन होने में। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बेल्ट। तो ये जो वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर हम 600 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे, और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 2 पार्ट हमारे कौन कौन से होंगे? वो हो गए एक तो ऋग्वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड जो आपका होगा वो क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दोनों वैदिक पीरियड के बारे में, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक काल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं जो वैदिक सभ्यता थी उनका श्रेय किन्हें जाता है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का श्रेय जाता है आर्यों को। किन्हें जाता है? आर्यों को इनका श्रेय जाता है। दोस्तों जो आर्य लोग थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। मध्य एशिया के जो देश होंगे आपके अफगानिस्तान के ऊपर के जो देश होंगे, अफगानिस्तान के उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश किसके अंदर आएंगे? आपके मध्य एशिया के अंदर। और दोस्तों जो वैदिक जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। लेकिन हम इसके विपरीत इसके अपोजिट बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, वो कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। जो आर्य लोग थे इनकी जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। आर्य लोगों की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। ये भारत के लोगों को तुच्छ समझते थे। जो पहले के जो भारत के जो मूल निवासी थे उनको तुच्छ समझते थे, क्योंकि उन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। ये संस्कृत आने की वजह से अपने आप को कुलीना संभ्रांत समझते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जो भारत का जो आर्यीकरण, जो वैदिकरण किया वो किसने किया। तो दोस्तों जो उत्तर भारत का जो वैदिकरण वो किया किसने किया? वो क्या दोस्तों? गौतम राहुगढ़ ने।
उत्तर भारत के राजा थे राजा विदेह, ठीक है, राजा विदेह। और उनके जो पंडित थे वो थे गौतम रावगढ़। इन्होंने किया उत्तर भारत का आर्यीकरण। और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया था दोस्तों, किसने किया था? अगस्त मुनि ने, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किसने किया? वो अगस्त मुनि ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त मुनि ने, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में और पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले आपने जान लिया आर्य का जो वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी जो सभ्यता के जो जिसको इसके रचना के कौन थे? आर्यन लोग थे। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे जो भारत के अंदर आए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले कहाँ कर बसे? तो दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पंजाब आकर बसे, पंजाब के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब के अंदर 5 नदियाँ थी पहले, और ऊपर से एक नदी थी आपकी चिनाब, और एक नीचे से आपकी नदी थी घग्गर, ठीक है। तो इन नदियों को मिलाने के इस एरिया के बीच में बसे थे। उन 7 नदियों को मिलाने के इस प्रदेश का गया सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था, ठीक है दोस्तों। सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं कहाँ पे बचे? वर्तमान के पंजाब में आकर बसे थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कुछ ऋग्वेद के कुछ इंपोर्टेंट मंडल हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले तो जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसके अंदर सुदास में दशराय युद्ध के बारे में डिस्कस किया। सुदास में 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। इसके अंदर सुदास की विजय हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ, सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, वो किस मंडल में उल्लेखित है? तो 7वें मंडल में उल्लेखित है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ था? ये पुरुषपाणी नदी के किनारे हुआ था, जो वर्तमान में आपकी झेलम है। वर्तमान में क्या नदी आपकी? झेलम, ठीक है। इसके बाद 8वें मंडल की बात कर लेते हैं। तो 8वें मंडल के अंदर दोस्तों जो हस्तलिखित जो ऋचाओं का समूह है ना, हस्तलिखित ऋचाओं के समूह को खिल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। 8वें जो मंडल खास बात है वो है। इसके बाद हम 9वीं मंडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंडल, क्योंकि जो 9वें मंडल के अंदर विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र है जो सोम देवता को समर्पित है। और गायत्री कहते हैं कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो यहाँ के लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसके अंदर? गायत्री मंत्र, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है, ठीक है दोस्तों। इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। इसके बाद दोस्तों एक और मंडल 10वां जो मंडल है ना, इसके अंदर वैदिक सभ्यता के जो 4 जो जातियाँ जो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अंदर आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों 10वें मंडल के अकॉर्डिंग 4 वर्ण थी, ठीक है। कितने वर्ण थे आपके? 4 वर्ण थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर आपके वैश्य, और फिर आपका आता था शूद्र, ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वेद के अनुसार जो ब्रह्मा के जो मुख से जिनका जन्म हुआ, मुख से, वो थे ब्राह्मण, और जिनका भुजाओं से जन्म हुआ वो क्षत्रिय, और जिनका जंघाओं से वो वैश्य, और जिनका उनके पैरों से, चरणों से जिनकी उत्पत्ति हुई वो क्या थे? शूद्र लोग थे। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर जो
जाति का या वर्ग का जो निर्धारण किया जाता था वो उनके कर्म के आधार पर किया जाता है, कि न कि जन्म के आधार पर। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे जो वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उसके अंदर ऐसा नहीं, तो उसके अंदर जन्म के आधार पर वर्ण का निश्चय किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल के अंदर जो राजा होते थे उनको सलाह देने के लिए 2 समितियाँ बनाई गई थी। वो समितियाँ कौन कौन होती थी दोस्तों? आपकी सभा व समिति। तो दोस्तों सभा और समिति के जो सदस्य होते थे इनका मेन काम क्या होता था? ये किसी भी निर्णय के लिए राजा को सलाह देते थे। तो जो सभा थी, सभा के अंदर केवल जो संभ्रांत लोग होते थे ना, जो राज्य के संभ्रांत लोग वही हिस्सा लेते थे। तो समिति थी उसके अंदर आम जनता भी हिस्सा ले सकती थी। और हाँ दोस्तों स्त्रियाँ भी इसके अंदर हिस्सा ले, स्त्रियाँ दोनों के सभा समिति दोनों के अंदर स्त्रियाँ हिस्सा ले सकती थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में हिस्सा ले सकती थी। स्त्री शिक्षा का भी विवरण है, स्त्री शिक्षा का भी वैदिक सभ्यता के अंदर, इसके अंदर आपको लोपामुद्रा विदुषी जैसी कई स्त्रियों के नाम मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो ऋग्वैदिक काल है, इसके जो प्रिय देवता थे, इनके जो प्रिय देवता दोस्तों थे इंद्र। लेकिन जबकि आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके अंदर पशुपति शिव थे। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या थे? इंद्र। इनके जो सबसे जो पूजनीय जो जानवर तो क्या थे? गाय, जिसको जघन्य, जिसका अपराध नहीं किया। अगर गाय का कोई अपराध करे उसको देश निकाला, मृत्युदंड तक की सजा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर युद्ध के बारे में और कुछ पॉइंट है, जैसे जो युद्ध का जो कबीले का जो नेतृत्व करता था वो कौन सा? जो राजा होते थे वो युद्ध के अंदर अपने कबीले का नेतृत्व करते थे। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया था। इसके अंदर दोस्तों गाय को खोज, इसका मतलब है गायों को खोजना। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो ऋग्वैदिक काल था, इनके जो लोग थे इनका जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। घोड़ा इनका प्रिय पशु था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनके दोस्तों हम इनके जो मनोरंजन के साधन थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इनके जो मनोरंजन के साधन थे वो थे इनके संगीत, रथ दौड़। ठीक है दोस्तों। और आपकी द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा इनके संगीत के साधन थे। ठीक है दोस्तों। आजीविका के लिए ये पशुपालन व कृषि पर निर्धारित थे। हाँ दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम में डिवाइडेड कैसे थी? सबसे जो छोटी इसकी इकाई थी वो थी कुल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये था ग्राम, फिर दोस्तों आपका विष था, फिर जन और फिर राष्ट्र। इस हिसाब से इसको डिवाइड किया था। कुल के जो मुख्य होते हैं कुलपति, विषपति और जन के को राजा कहते थे। ठीक है दोस्तों। और हाँ जो इनका समाज था वो प्रेत प्रधान, यानी कि पुरुष की सत्ता चले, पिता की सत्ता, परिवार का जो मुख्य होता था पिता होता। लेकिन आपने सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं पढ़ा, वहाँ पे मातृ प्रधान समाज के साक्ष्य मिलते हैं। और आज दोस्तों जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन आपको ऋग्वैदिक काल के अंदर ये प्रचलन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पर्दा प्रथा थी वो नहीं थी। ठीक है दोस्तों, नहीं थी। और इसके अंदर बाल विवाह भी नहीं था। और जो समाज था जो उसके अंदर जो महिलाएं आजीवन शादी नहीं करती उनको क्या कहा जाता? अमाजू कहा जाता। उनको क्या कहा जाता? अमाजू। और इसके अंदर एक खास बात और थी, अगर कोई विधवा स्त्री अपने पति के छोटे भाई देवर से शादी करना चाहे तो इसके अंदर शादी कर सकती थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि इन्होंने लोहा की जो खोज की थी वो आर्यन लोगों ने की थी। जो आर्य लोगों की किसने की थी? लोहा की खोज आर्य लोगों ने ही की थी। इसके बाद दोस्तों हम जो ऋग्वैदिक काल इसके अंदर नदियों के बारे में जान लेते हैं। वैसे आज के समय में गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत के अंदर। उस समय जो सबसे पवित्र नदी थी, जो पवित्र नदी थी और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह थी आपकी
सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो गंगा नदी है इसका विवरण सिर्फ एक बार मिलता है। कितनी बार? एक बार गंगा का विवरण मिलता है। यमुना नदी का विवरण आपको 3 बार। और सर्वाधिक जो विवरण था वो किसका मिलता है? सिंधु नदी का विवरण सर्वाधिक बार देखने को मिला। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है दोस्तों, लोहा की खोज भी इन्होंने आर्यन लोगों ने की थी और ये आपको मैंने नदी के बारे में डिटेल में बता दिया है दोस्तों। इसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जो वैदिक समय के जो देवता थे जिनकी लोग पूजा करते थे और जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो यज्ञ जो प्रचलित, जो राजा जिनके यज्ञों का यज्ञ किया करते थे, उन यज्ञों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाल में 3 प्रकार के जो यज्ञ थे वो प्रचलित थे। वैदिक काल के जो यज्ञ थे, कितने प्रकार के यज्ञ थे? 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। ठीक है दोस्तों। एक तो आपका राज्याभिषेक यज्ञ, दूसरा आपका था वाजपेय यज्ञ और तीसरा था आपका अश्वमेध यज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो हम तीनों के बारे में जानेंगे। जो राज्याभिषेक यज्ञ होता था, ये जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था ना, नया राजा बनाया जाता था, उसमें जो यज्ञ किया जाता था वो राज्याभिषेक यज्ञ होता था। वाजपेय यज्ञ क्या होता है? इसको शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। लोगों को जो आम जो जनता थी उनको दिखाने के लिए जो राजा की जो शक्तियाँ थी उनको प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ था किसी भी राष्ट्र पर कब्जा, किसी भी दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए। इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा होता था, जैसे आपने महाभारत उसमें रामायण में देखा होगा, एक घोड़ा होता था, उसके मस्तक उसकी पूजा करके उसके मस्तक पर चुनौती रख के उसको छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता और जिस दिशा में वो घोड़ा जाना था उस दिशा में जा सकता था। उसकी चुनौती पड़ने के बाद जो राजा उसे रोकता था उसे उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर उसको नहीं रोकता था तो वो राजा उस राजा के अधीन हो जाता जिसका वह घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के जो यज्ञ थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके हाँ दोस्तों, जो वैदिक काल के जो देवता थे उनके अंदर इंद्र सबसे प्रिय देवता था उनका, इंद्र। ये दोस्तों युद्ध में वर्षा के देवता थे। इसके बाद अग्नि देवता की पूजा करते थे। ये मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थता, जो मनुष्य और देवताओं के बीच का जो सामंजस्य जो कॉन्टेक्ट कराते थे वो अग्निदेव कराते थे। उसके बाद दोस्तों मरुत, ये आपके आंधी तूफान के देवता। सोम, ये आपके वनस्पति के देवता। अश्विनी, ये दोस्तों आपको विपत्तियों को हरने। दोस्तों आपके जो घो, वो आकाश के देवता, बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट दर्शन है इसके बारे में बात करेंगे। दर्शन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आते हैं न्याय। इसके जो रचित गौतम। उसके बाद दोस्तों आता आपका संख्या, इसके आपके कपिल मुनि। ठीक है दोस्तों, न्याय के गौतम, संख्या के कपिल मुनि। इसके बाद आपका आता है योग के आपके पतंजलि। फिर आपका नंबर 4 पर आता है पूर्व मीमांसा। इसके आप हैं जैमिनी। इसके बाद आपका आता है उत्तर मीमांसा। इसके आपके हैं बद्रायण। और लास्ट में आपका आता है सबसे पहले दोस्तों विस्ता। इसका जो वर्तमान नाम है झेलम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी परुषणी। इसका जो आपका वर्तमान नाम आपका रावी।
इसके बाद दोस्तों आपकी है कि आस्क, इसका नाम आपका वर्तमान, चिनाब, सूत्री, इसका आपका हो जाएगा फतलज। इसके बाद दोस्तों आपकी सदानीरी, इसका हो जाएगा आपका गंडक। इसके बाद दोस्तों आपके द्रफदती, इसका हो गया घग्गर। और एक और जो इम्पोर्टेंट है गोमल, जिसका वर्तमान हो जाएगा गोमती। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुराणों से कुछ रिलेटेड जो हमारी बातें। तो दोस्तों पुराणों की संख्या मैंने आपको बता दी, पुराणों की संख्या कितनी, 18। ये दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर, जो सरल संस्कृत भाषा थी ना, उसके अंदर लिखे गए थे। महिलाओं और शूद्रों को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो इनको सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ होता है मंदिरों में पुजारियों द्वारा किया जाता था। पुजारी इनका पाठ कहाँ करते हैं, मंदिरों के अंदर। जो 5 जो पुराण है जिनके अंदर राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता हमें, वो आपका एक विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है दोस्तों, और कुछ और इम्पोर्टेंट पुराण है जो आपके कुछ राजाओं या वंशों से रिलेटेड है, जैसे आपका मत्स्य पुराण, ये दोस्तों आपका अद्र सातवाहन से रिलेटेड है। फिर आपका विष्णु पुराण, ये आपका मौर्यों से रिलेटेड है। इसके बाद दोस्तों आपका है वायु पुराण, ये आपका गुप्त वंश से है और ये आपका मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके अंदर जो खास बात और है जो ये है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो वर्ण था ना, उसका जो निर्धारण किया जाता है उसके कार्य के आधार पर किया जाता है। जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर आपको जन्म के आधार पर जातियों का निर्धारण किया जाने लग गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसके जरूर सीखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।